1990 में कुसुमलता मित्तल की जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि उन दोनों को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो स्थिति पर काबू करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद 1 नवंबर 1984 से यहां भी वही सब कुछ हुआ जो दिल्ली में बाकी जगह हो रहा था। हम 13 परिवार थे, गली एक थी, एक तरफ से बंद थी। ऊपर से हजूम आया, हम भाग के नीचे आए हैं, ऊपर से पथराव हुआ और साथ में आग डाल के उन्होंने आग लगा दी। ठीक है ना, मैं छत पे था, मैं परली तरफ कूद गया। बाकी जो मेरे भाई और मेरे फादर या और रिश्तेदार थे, 13 फैमिलियां थी, 13 की 13 वहीं के वहीं उन्होंने दबोच के मार डाली। उन 3 दिनों में सिखों के परिवार खत्म किए जा रहे थे और उन हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा था जो सिख परिवारों की मदद कर रहे थे। एक भी जगह दिल्ली में ऐसी नहीं थी जहां पे कोई सिख अपने आप को सेफ समझे। एक भी जगह दिल्ली में कोई भी छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। ये हालत थी। मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूं। मैं साउथ वेस्ट जंक्शन में था, मेरे घर के ऊपर अटैक हुआ और जब हमने वहां से शिफ्ट करना था, वहां पे बाई चांस फॉर्चुनेटली लैंडलॉर्ड ने हमें शेल्टर दी और वहां पे आर्मी पहुंच गई। ये 2 नवंबर शाम की बात है। और जब हम वहां से निकल के वो लैंडलॉर्ड का जो लड़का था वो हमें एम्स के कैंपस में ले गया। उसकी बहन वहाँ पे डॉक्टर थी, तो वहाँ पे उन्होंने हमें कहा आप यहाँ पे भी सेफ नहीं हो, आप यहाँ से निकल जाओ। मेरा एक दोस्त था कैप्टन गैरे इंडियन एयरलाइन में, उनको मैंने फ़ोन किया, वो आए, आके मुझे वहाँ से निकाल के लेके गए, साकेत अपने घर पे लेके गए। साकेत में उन्होंने अपने घर पे जाके मुझे 2 दिन के लिए छिपा के रखा, नौकरों को भी पता तक नहीं होने दिया कि हमारे घर में कोई सरदार है। ये दिल्ली का हालत थी। एक भी जगह कोई ऐसी नहीं मिल रही थी जहां पे कोई सेफ हो। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भी सिर्फ आग और धुएं का गुबार दिख रहा था। अपनी तस्वीरों के जरिए 1984 का सच सामने लाने वाले फोटोग्राफर अशोक वाही कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ देखा वो मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मुझे एकदम से खबर मिली कि सारा कनॉट प्लेस जो है जल रहा है। ये देखिए, ये सब ऑफिस और दुकानें जो हैं सरदार लोगों की हैं। ये बाबा खड़क सिंह मार्ग पे एक सरदार जी स्कूटर चला रहे थे, उसको इसके अंदर जिंदा जला दिया गया। इतने में मेरे को खबर मिली कि नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर एक ट्रेन आई है, उसके अंदर लाशें हैं। मैं एकदम से नई दिल्ली स्टेशन गया, गाड़ी खड़ी है और एक ट्रॉली के ऊपर 3-4 सरदारों की लाशें पड़ी हुई हैं और वो ट्रॉली को खींच के उनको लेके जा रहे हैं। उन 3 दिनों में अगर गरीब सिख बस्तियों को पूरी तरह तबाह किया गया तो तथाकथित वीआईपी इलाके भी बहुत सुरक्षित नहीं थे। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी आंखों से खान मार्केट में दंगाइयों को पुलिस की मौजूदगी में आगजनी और लूटपाट करते देखा। इसके बाद उन्होंने अगली 2 रातें स्वीडिश एम्बेसी में रहकर गुजारी। खास हो या आम, 84 के उन 3 दिनों में शायद ही ऐसा कोई सिख परिवार था जो उस हिंसा का शिकार न हुआ हो। ग्रुप कैप्टन मनमोहन वीर सिंह तलवार एयरफोर्स में थे। 1971 में पाकिस्तान की जंग में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया देश ने। लेकिन शर्म की बात यह कि दंगाइयों ने ऐसे वीर को भी निशाना बनाने की कोशिश की क्योंकि वो सिख थे। 1984 में ग्रुप कैप्टन मनमोहन वीर सिंह तलवार अपने परिवार के साथ पटेल नगर के इसी मकान में रहते थे। उनके घर के ऊपर अटैक हुआ। जब उनके घर के ऊपर अटैक हुआ, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किए, कोई पुलिस नहीं आई, कोई नहीं आई। जब उनके घर को आग लगा दी तो उन्होंने अपने घर में से फायरिंग शुरू की, मॉब को अपने घर से दूर हटाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए। मगर वहाँ पे जब पुलिस शाम को पहुंची, वहाँ पे पुलिस कमिश्नर पहुंचा, वहाँ पे आर्मी पहुंची। इन्होंने मोहनवीर सिंह तलवार की गन सीज करके उसको उसके घर से अरेस्ट किया। मॉब में से एक आदमी को नहीं पकड़ा। मॉब वहाँ पे खड़ा है। नानावती कमिश्नर में जब वो एसएचओ पटेल नगर का आया तो मैंने उससे पूछा कि आपने मॉब में से किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? कहता वी वर आउट नंबर्ड, मॉब बहुत ज़्यादा था, हम कम थे।
1984 के वो 3 दिन दिल्ली के ज्यादातर सिख परिवारों पर कहर बनकर टूटे। हिंसक भीड़ उन्हें मारने पर आमादा थी और पुलिस उस भीड़ की मदद कर रही थी। लेकिन 3 नवंबर को इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार के साथ ही यह हिंसा थम गई। आर्मी जाके इफेक्टिव की गई 3 नवंबर को, और 3 नवंबर को एकदम ये वायलेंस खत्म हुई। 1 नवंबर को शुरू हुई थी, जैसे किसी ने स्विच ऑन किया हो। 3 नवंबर को दोपहर के बाद एकदम वायलेंस खत्म, जैसे किसी ने स्विच को बंद कर दिया हो। तब इन्होंने जाके आर्मी को इफेक्टिव किया, तब पुलिस इफेक्टिव हुई उसको करने के लिए। जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि 72 घंटे इन्होंने दिए थे ये मॉबस्टर्स को, मॉब को, ये सिखों को सबक सिखाने के लिए, और जब वो 3 नवंबर को पूरे हुए तो वो बंद कर दिया गया। सिख विरोधी हिंसा में पुलिस की भूमिका की जांच के लिए कपूर मित्तल कमेटी बनाई गई। 1990 में इस कमेटी ने 6 आईपीएस अफसरों समेत 72 पुलिस वालों पर कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन इनमें से कुछ एक मामलों को छोड़कर ज्यादातर पुलिस वालों को प्रमोशन मिलता रहा और कुछ तो सम्मान के साथ रिटायर हो गए। पुलिस के रवैये की वजह से हजारों बेगुनाह मारे गए और गुनहगार बच गए। न दोषी पुलिस वाले पकड़े गए, न उन नेताओं को सजा मिली जिनके इशारे पर सब हुआ, न वो लोग जिन्होंने खुद हत्याओं को अंजाम दिया। 2733 सिखों की हत्या के मामले में अब तक सिर्फ 49 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। ज्यादातर केस सबूतों के अभाव में बंद कर दिए गए। इस सब की वजह है कि उन 3 दिनों में दिल्ली के 76 पुलिस थानों में से ज्यादातर में कोई एफआईआर ही नहीं दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करनी भी पड़ी तो यह कर दिया कि भीड़ ने, 2 लाइन की एफआईआर मैं दिखा सकता हूं कि भीड़ ने 300 लोगों का यहां कत्ल किया, एफआईआर खत्म। कौन लीड कर रहा था, किसने मारा, कौन मारने वाले थे, कौन नेता उसमें शामिल थे, कोई तफ्तीश ही नहीं है। क्या इस 2 लाइन की एफआईआर के ऊपर कभी भी केस कहीं प्रूव हो सकता है? उन 3 दिनों में जो हुआ उसने राजीव गांधी सरकार को शुरू में ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन हिंसा थमने के कुछ दिन बाद ही राजीव गांधी ने दिल्ली के बोट क्लब में जो बयान दिया वो और ज्यादा चौंकाने वाला था। जब कोई बड़ा और भारी भरकम पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती हिलती तो है ही। यानी ये कहकर सिखों के विरुद्ध जो लोगों का आक्रोश जागृत हुआ था उसको जैसे उन्होंने न्याय संगत ठहरा दिया। एक बड़े पेड़ के गिरने से जैसे हजारों लोग उसमें मारे गए। स्थान पर सिखों की हत्याएं हुई और बड़ी बुरी तरह से, बड़ी क्रूरतम ढंग से उनकी हत्याएं की गई। 3 कमीशन और 7 कमेटियों ने 1984 की सिख विरोधी हिंसा की जांच की।